महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था, 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009, लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन। कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा, 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाने के कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आज से वीडियो रेगुलर अपलोड होगा।
यानी कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाता है तो वीडियो अपलोड नहीं किया जाता, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज से वीडियो रेगुलर अपलोड होगा, यानी कोशिश रहेगा कि आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड किया जाए। तो आइए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो प्रश्न है जो सिलेक्ट किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए कि वीडियो में क्या दिया जा रहा है, कंटेंट क्या, किस तरह कंटेंट दिया जाता है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो ही आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अपने पास एक नोटबुक यानी पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। जो आपको नोट किया जाता है यानी जो आपको नोट कराया जाता है उसको आप नोट करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, व्यापकत्व का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? या तो ये प्रश्न पूछेगा या प्रश्न पूछेगा हड़प नीति किसने लागू किया, यह हड़प नीति किसने तैयार की थी। दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, या एक प्रश्न पूछेगा व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति। तो आप दोनों याद रखिएगा, व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति। हड़प नीति, हड़प नीति किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और इसका जो कार्यकाल था, देखिए 1948 लिख दी, 1948 से नहीं होगा, 1848 से लेकर 56 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल है मोस्ट इंपोर्टेंट कार्यकाल है। इसके समय में मोस्ट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या क्या पूछा जाएगा। प्रश्न पूछेगा व्यापकत्व का सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी। कब किया था? 1848 में। यह प्रश्न पूछेगा हड़प नीति किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, इसी को बोलते हैं। एक प्रश्न ये बनेगा। एक प्रश्न पूछेगा पहली बार रेल सेवा या रेल किसके समय में शुरू की गई या चलाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। पहली बार रेल, पहली बार रेल। और कब चलाया गया था? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। तो प्रश्न पूछा पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से थाने। और डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच? 34 किलोमीटर। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब चला था? 1853 को। ये प्रश्न बने। और एक प्रश्न जो पूछेगा विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? 1856 में। 1856 में। तो प्रश्न पूछेगा किसके समय आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। संबंधित कौन थे? इससे जुड़े कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। तो आप याद कर लीजिएगा। एवं लॉर्ड क्लाइव, मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉर्ड क्लाइव 1857, देखिए 1857 बोल दिए, 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, ये लॉर्ड क्लाइव बोलिए, ये रॉबर्ट क्लाइव बोलिए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है तो इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। क्या बोले? गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं। प्रश्न पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। और एक टोटल मिलाकर 5 साल के लिए रहता है। पहला जो इसका कार्यकाल रहता है 1757 से लेकर 60 तक, और जो दूसरा कार्यकाल रहता है 1765 से लेकर 67 तक। तो दोनों आप याद रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। यही प्रश्न पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग या वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और प्रश्न पूछेगा द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव। द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग।
प्रश्न पूछा कि द्वैध शासन किसने लागू किया, रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग। तो अब दोनों याद रखिएगा। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, दो लोगों का शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन। जैसे आपके घर में ही या किसी का घर में ही दो लोगों का शासन रहता है, एक मम्मी और एक पापा, तो दोनों लोगों का बात आपको मानना पड़ेगा, यानी द्वैध शासन मतलब दो लोगों का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जनरल डायर से भी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया और गोली किसने चलाया, दो तरह से प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और गोली किसने चलाया। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया, दिया कहने का मतलब ऑर्डर, तो ओ से जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश दिया। आपसे प्रश्न पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, जनरल ओ डायर, और गोली किसने चलाया, कर्नल आर डायर। तो ये प्रश्न याद रहेगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा हम आपको सारा बताएंगे, और एग्जाम से जो फालतू रहे, देखिए यही तो मेन आपका पॉइंट है कि आपको क्या छोड़ना और क्या पढ़ना। अगर जिस दिन आप इसको तय कर लीजिएगा कि आपको क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, उस दिन आपका सिलेक्शन तय है। आप कभी कभी उस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं जिसको नहीं पढ़ना होता है, तो कभी कभी ये तो तय नहीं होगा कि आपका जीत होगा या नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को पढ़ने से ये तय जरूर हो जाता है कि आपकी हार निश्चिंत है। तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी समाप्त नहीं होता है, मतलब कभी भी पढ़ाई समाप्त नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एक कंटेंट को मतलब चुनना है कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको आप नोट करिएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। और आप बताइएगा कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, कहाँ से, दिल्ली से, नई दिल्ली से शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2014 दिल्ली से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है। नीति आयोग का स्थापना, और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। और इसके पहले उपाध्यक्ष बोले थे क्या अभी। अगर प्रश्न पूछा गया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। दोनों आप याद रखिएगा। और नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, योजना आयोग पे। योजना आयोग के स्थान पे आया था नीति आयोग। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 को। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आया, नीति आयोग। ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अल्जीरिया कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका देखिए अफ्रीका महादेश में। साउथ अफ्रीका बोल दीजिएगा तो देश हो जाएगा, और अफ्रीका बोलिएगा तो पूरा महादेश आएगा। तो जो अल्जीरिया है एक खुद देश है, और अल्जीरिया जो पड़ता है वो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। अफ्रीका महादेश में। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WHO का। और इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल को। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो 2 अभी तक प्रश्न पूछा गया है। जब से हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं पेपर का, 2 प्रश्न मेरे सामने आया। एक आया है बरगद का या बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है,
यानी वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ रहा है। और एक जो प्रश्न है पलाश, परास नहीं पलाश, हम लोग इसे बोल देते हैं परास लेकिन पलाश होता है, ठीक है। परास मतलब होता है रेंज और पलाश मतलब एक पेड़ का नाम। आप देखे होंगे गांव में, अब उसको परासी बोलते हैं गांव में बोलचाल के भाषा में, लेकिन रियली में होता है पलाश। क्या होता है? पलाश। तो इसको आप याद रखें। और उसका जो फूल होता है क्या होता है? लाल लाल होता है, लाल लाल टाइप का। तो उसको हम लोग बोलते हैं, पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये प्रश्न पूछा गया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रहेगा, नोट करिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का वैज्ञानिक नाम। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 2020 बोलिए या अभी तक बोलिए। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है किसका अंग है? यूएन का। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो टोटल सदस्य देश होते हैं कितने होते हैं? 15 टोटल मिलाकर कितना होता है? 15 टोटल सदस्य देश से कितना होता है? 15। 5 होता है स्थायी और 10 होता है अस्थायी। जो 10 अस्थायी होता है इसके पास जो इसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों के लिए होता है। और जो 5 अस्थायी होता है इसका जो कार्यकाल होता है क्या होता है? अस्थायी मतलब अस्थायी है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके पास होता है वीटो पावर, वीटो पावर। और इसमें शामिल कौन कौन है? ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन और एक अमेरिका यानी यूएसए। नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। क्या है? वीटो पावर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 5, ऑप्शन नंबर डी 5 आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250, ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा सरला से याद रखिएगा। देखिए सदस्य संसद, राज्यसभा, लो से लोकसभा। संसद अनुच्छेद 79 यानी 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। आप याद रखिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। और अनुच्छेद 1 से 50 तक करा दिया, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किया गया था। अगर आपको इतना मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था कब से कब तक था, तो कुछ आप गेस कर सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मनमोहन सिंह, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी। मनमोहन सिंह आरबीआई के क्या रह चुके हैं? गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों, एकमात्र प्रधानमंत्री जो गवर्नर भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। आरबीआई का स्थापना कब होता है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है, 1 जनवरी 1949 को। और कौन सा समिति था? यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। और इसका जो चीन है क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल टाइगर,
बंगाल टाइगर और पॉम ऑयल। बंगाल टाइगर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और ताड़ का पेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री। प्रश्न आपसे अगर पूछेगा भी कि नरेंद्र मोदी के बारे में, तो प्रश्न पूछेगा नीति आयोग से रिलेटेड, या प्रश्न पूछेगा भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट है, ये तो बच्चा भी बता देगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। तो एक प्रश्न ये बना कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से किया गया? सोवियत संघ रूस से किया गया। कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो सबसे पहले यहां देखिए, मुख्य बिंदु लिख रहा है देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 807276 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र इतना है, आपको अंक नहीं याद रखना, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। तो आपसे ही प्रश्न पूछा गया था, और ये भी आप याद रखिएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र वर्ग किमी, ये आपको याद नहीं रखना, परसेंटेज आप याद रखिएगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89 यानी 2.89% है। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? देखिए, भारत का कुल वन क्षेत्र, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.67। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21.67। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 साल पे आता है इसका रिपोर्ट, तो 2019 में आया, तो 2021 में अभी तक नहीं आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है 2021 में आएगा, यानी अभी तक तो आया नहीं है, 2 साल पे रिपोर्ट आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यहाँ पे भूतपूर्व पूछे या आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछे, ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए दिया गया है भूतपूर्व, तो आपको इससे घबराना नहीं है। जब भी पूछेगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तो 8 क्लासिकल डांस में कौन कौन है उसको आप एक बार नोट करिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी, मणिपुर नाम से ही पता चल रहा है, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा, सतरिया जरूर याद रखिएगा, सतरिया कहाँ का है? असम का क्लासिकल डांस। तो ये 8 क्लासिकल डांस जो आपको याद रखना पड़ेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये आपको बता दिए। तो प्रश्न पूछा शास्त्रीय नृत्य कौन सा आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा? कुचिपुड़ी। कथक पूछेगा, कथक पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? उत्तर भारत। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, सतरिया असम का था। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या प्रश्न पूछेगा? पंडवानी नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? छत्तीसगढ़। और पंडवानी यानी प्रश्न पूछा तीजन वाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी नृत्य से। तीजन वाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी नृत्य। और आपसे पूछा तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश, रौफ
जम्मू कश्मीर। और प्रश्न पूछेगा यक्षगान कर्नाटक। और एक प्रश्न और आपसे पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूछेगा लावनी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र। तो इतना प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है और कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक, ये भी आप याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से? सोनीपत हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में, तो फुल फॉर्म आपको ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना, आपको सिर्फ क्या करना है, एक के मतलब रफली यानी पढ़ लेना आपको फुल फॉर्म को 1 से 2 बार। तो अगर आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो जैसे ही ऑप्शन आप देखिएगा तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर डी। बल की ऐसा इकाई क्या है? तो न्यूटन। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। लेकिन प्रश्न को अगर टफ बनाना चाहे तो यहाँ क्या देगा, न्यूटन ना देकर प्रश्न में क्या देगा, न्यूटन को ही हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो ऐसे लिखेगा या लिखेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे। और कर दीजिए न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लिखेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों आप याद रखिएगा। डाइन इसका सीजीएस मात्रक है, किसका? बल का सीजीएस मात्रक डाइन। पास्कल दाब, और इसी को अगर ज्यादा लिखेगा यानी पास्कल ना देकर क्या देगा, तो दाब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, यानी एन, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, यूनिट यही होता है। और अभी हम न्यूटन का क्या लिखा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब इसको आप सोल्व करिएगा तो क्या आएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा। तो इसको तोड़ के भी दे सकता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दे सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में, ऑप्शन नंबर डी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में, ऑप्शन नंबर सी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, देखिए अधिनियम आपसे पूछा ही जाएगा, अधिनियम पूछा जाता और पूछा जाएगा। बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि जल अधिनियम कब पारित किया गया था? जल अधिनियम, प्रश्न ये था कि भारतवर्ष में जल अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1974 में। जल अधिनियम 1974 में। एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 और टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई शिक्षा का अधिकार 2009 लागू कब से हुआ? 2010 से। सारा अधिनियम आपको कंप्लीट रिवीजन के लिए लगा दिया जाएगा शुरू में, अब वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की कितने श्रेणियां होती है, यानी कितने भाषाओं में नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है, यानी वितरण किया जाता है, दिया जाता है। तो कितने श्रेणी में दिया जाता है? 6। शुरू में 5, अभी कितना दिया जाता है? 6। शुरू में कौन सा नहीं था? अर्थशास्त्र नहीं था। शुरू में जो दिया जाता था किस क्षेत्र में दिया जाता था? भौतिकी, रसायन शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, शांति
साहित्य, कितना हो गया 5 क्षेत्र, लेकिन जो वर्तमान में दिया जाता है 6 क्षेत्र में, एगो कौन जुट गया तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कब जुटा था 1967, और पहला बार कब दिया गया 1969 में। यानी अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया 1969 में, और शामिल कब हुआ था 1967 में, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई 1901 से। नेक्स्ट है, और शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा गया था। हेनरी ड्यूनेट, जो रेड क्रॉस का स्थापना किए, हेनरी ड्यूनेट। और रेड क्रॉस को कब दिया, कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 3 बार दिया गया रेड क्रॉस को, 1917, 1944, 1963। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कुडनकुलम, जो कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। कैगा कहाँ, कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। तो यहाँ देख लीजिए इमेज सब, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम कहाँ स्थित है तमिलनाडु में। सीधा आपसे लोकेशन पूछेगा कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, यानी कब से शुरू हुआ 1954 से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य देश मेंबर स्टेटस शामिल है, तो कितने देश शामिल है, 8 देश। सार्क का स्थापना कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 8 दिसंबर 1885, 8 दिसंबर 1985 सार्क का स्थापना हुआ, 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का स्थापना कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 को। इसका फुल फॉर्म क्या, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। शामिल कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो 8 देश शामिल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मीथेन का प्रतीक क्या, CH4। ऑप्शन नंबर डी, मीथेन CH4, ऑप्शन नंबर डी। और ये अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री जो ये सब जो प्रश्न है आपको याद नहीं करना है, ये आपको कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा। तो आप जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको जाकर देखिएगा। जो भी आपको साइंस का चैप्टर पढ़ा दिया गया उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, 4। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1767 से लेकर 69 तक। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से लेकर 69 तक। कब से, 1767 से 69 तक, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। जो दूसरा युद्ध हुआ 1780 से लेकर 84 तक, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यानी 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है 1782 में, और वहाँ से इसका जो कमान है कौन संभालता है, टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। तो इसको आप याद रखिएगा, 1782 में हैदर अली का मृत्यु। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 तक। हुआ कब था मृत्यु? 1782 में। वहां से कमाल कौन संभाला? तो कमान जो संभाला था टीपू सुल्तान। अगर आपसे प्रश्न पूछे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ पूछेगा तो 1799। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ देखिए ये प्रश्न पूछता भी है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो हम आपको बता देंगे। प्रश्न पूछेगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि, दूसरा पूछेगा मंगलौर की संधि और तीसरा प्रश्न पूछेगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलौर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, यानी कितना पैमाने पर जम जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? केल्विन। एक प्रश्न पूछेगा परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? परम शून्य ताप, परम का मतलब होता है के, जो ऐसा यूनिट है, और शून्य का मतलब जीरो, यानी 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। तो इसको आप याद रखें, परम शून्य ताप 0 के। लेकिन अगर सेल्सियस में देगा तो यानी के से सी जाना है, तो के से सी जाना है यानी हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछेगा तो दोनों का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछा केल्विन पैमाने और पानी का हिमांक क्या है, यानी पानी कितना पे जम जाएगा, पानी कितना पे जम जाएगा। तो आपको ये मालूम होगा कि 0 डिग्री सी पे पानी क्या होता है? जम जाता है। अगर इसी को केल्विन में चेंज करें, यानी सी से के में जाना है, यानी छोटा से बड़ा में, तो जोड़ेंगे तो 273 केल्विन पानी जमेगा। 0 डिग्री सी ऑप्शन रहेगा या तो 273 के। 0.15 दे भी सकता है, इतना आप याद रखिएगा। और परम शून्य तापमान 0 के या -273 सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो जापान, 32वें टोक्यो जापान में, और 33वें पूछा जाएगा तो कहाँ बताइएगा? पेरिस फ्रांस, जो कब होगा? 33वें नंबर के। और एक कब होगा? 2024 में। और लॉस एंजिल्स 34वें नंबर के। और एक कब होगा? 2028 में। कहाँ? तो USA। ये भी आप याद रखिएगा, लॉस एंजिल्स USA में 2028 34वें नंबर के, और 33 में पेरिस फ्रांस 2024 में, 32 में टोक्यो जापान जो हाल ही में समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो आप एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।